तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड मीन्स समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कोई भी शिक्षण विधि होती है जिनमें छात्र सिर्फ निष्क्रिय श्रोता समझ के रहे और शिक्षक कैसे रहे, सक्रिय रहे, तो इस प्रकार का जो दृष्टिकोण होता है वो उपयोगी नहीं है। किस लिए उपयोगी नहीं है कि शिक्षक सक्रिय रहे और छात्र सिर्फ निष्क्रिय श्रोता समझकर रहे। जो शिक्षक व्याख्यान करे वो सिर्फ उसको सुने और अपना कोई भी प्रतिक्रिया उसके ऊपर ना दे। तो इस प्रकार की जो शिक्षण पद्धति होती है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती है। तो इसलिए क्या किया गया, इस प्रकार की विधियों का आविष्कार किया गया जिसमें जो छात्र हैं वो सक्रिय रूप से भाग ले सके और अध्यापक का कार्य केवल छात्र का पथ प्रदर्शन करना ही नहीं है, अपितु इन विधियों के द्वारा जो भी समाज में अभिव्यक्ति है या समाज में जो भी क्रियाविधि कराई जाए वो उसमें क्या करे, छात्रों के साथ सहयोग करे तथा इस विधि के द्वारा वो छात्र सहयोग और सद्भाव के आधार पर कार्य करके ज्ञानार्जन कराए। यही कौन सी विधि कहलाती है? समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि कहलाती है। अर्थात इसके अंतर्गत अध्यापक का जो कर्तव्य है वो सिर्फ ये नहीं कि आप उसका दिशा निर्देशक करें और आप सक्रिय नहीं रहे, वरन आप छात्र के साथ सहयोग, सद्भावना और परस्पर समानार्थी की भावना के साथ प्रत्येक कार्य में छात्र की सहायता करें और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित कराने में छात्र के साथ आप एक साथ सहभागिता कर सके। और इसीलिए जो समाजीकृत अभिव्यक्ति पद्धति है इसकी आवश्यकता स्वीकार की गई और फिर इस विधि का शिक्षा में प्रयोग किया गया। ठीक है, ये समाजीकृत अभिव्यक्ति के विषय में अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो चलिए, जो समाजीकृत अभिव्यक्ति है उसकी परिभाषा को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये समाजीकृत अभिव्यक्ति ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक कालांश को या कक्षा या छात्रों द्वारा चुनी गई समिति को सौंप देते हैं तथा कक्षा कार्य से अपने आप को पूर्णतः अलग कर लेते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि वो बिल्कुल भी किसी भी कार्य के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते हैं, वरन वो सभी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी रखते हैं और उसी के अनुसार वो छात्र का सहयोग करते हैं। द्वितीय, कोई कक्षा या कार्यकाल जो सामूहिक चेतना तथा व्यक्तिगत दायित्व की भावना प्रस्तुत करे या व्यक्तिगत दायित्व की भावना का प्रदर्शन करे, वही क्या है हमारे लिए? समाजीकृत अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसमें सहभागिता कर रहे हैं और समूह में हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं। और ये सभी को पता है कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। कहीं ना कहीं जो भी विद्यालय के वातावरण है उसको पूर्ण रूप से सामाजिक बनाने के लिए ही विद्यालय को समाज का लघु रूप बना दिया जाता है। और ये जो पद्धति है इसका मूल उद्देश्य है छात्रों का समाजीकरण करना और इसके अंतर्गत छात्र को अधिक से अधिक दायित्व दिए जाते हैं। उसे शिक्षा के किसी खंड का नेता बना दिया जाता है। जो सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जाती है, प्रत्येक खंड शिक्षा के समस्त कक्षा के कल्याणार्थ सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और साथ ही प्रत्येक व्यक्तिगत छात्र के व्यक्तित्व का आदर करते हैं और इसके लिए कक्षा का संचालन विशेष रूप से करना पड़ता है। कक्षा का संचालन में अध्यापक को सामाजिक तत्वों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। यदि अध्यापक छात्रों के सामाजिक जीवन से परिचित नहीं होते हैं तो वह कक्षा का संचालन भी सफलतापूर्वक नहीं कर सकते हैं। अध्यापक छात्रों को उन सभी क्रियाओं तथा कार्यों के संबंध में
पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करे जो समूह के कल्याण से संबंधित हो। इस प्रकार जो समाजीकृत अभिव्यक्ति है इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है जो छात्र है उसको मित्रतापूर्ण सामूहिक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाना है, जिससे वह जो भी कार्य करे वो समूह के कल्याण से संबंधित हो और कार्य के संबंध में उसको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जिसके तहत वो अपना जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकेगा और साथ ही सामूहिक जीवन व्यतीत करने के लिए खुद को वो उस योग्य बना सकेंगे। ठीक है, ये थे समाजीकृत अभिव्यक्ति की परिभाषा। अब समाजीकृत अभिव्यक्ति का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशलाइज्ड रेसिटेशंस, कि संगठन किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हम कोई भी कार्य समाज में करते हैं उसके लिए हम किसी न किसी प्रकार का संगठन का निर्माण करते हैं। बिना संगठन के हम कोई भी सामूहिक रूप से कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी न किसी प्रकार के संगठन की आवश्यकता होती है। जैसे जो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि है इसके अंतर्गत शिक्षण प्रणाली कई प्रकार से हम प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रणाली के अनुसार कक्षा के सभी छात्र एक वक्राकार के घेरे में बैठते हैं। शिक्षक भी छात्रों के साथ स्थान ग्रहण करते हैं। कक्षा कार्य का संचालन भी किसी एक छात्र को सौंप दिया जाता है। कक्षा कार्य के कार्यक्रम में छात्र प्रश्नोत्तर तथा अन्य विधियों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस संचालन के अंत में अध्यापक यदि कक्षा कार्य में कोई त्रुटि पाते हैं तो कक्षा की समाप्ति के भाषण के पश्चात अपने भाषण के द्वारा उन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं तथा जिस छात्र को कक्षा कार्य संचालित करने का भार सौंपा जाता है वो क्या कहलाता है? वह सभापति कहलाता है। इसी के तहत दूसरी प्रणाली के अनुसार हम इस प्रकार से भी इसका संगठन कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन के लिए पाठ को कई कई उपखंडों में विभक्त कर दें और प्रत्येक उपखंड के लिए एक छात्र नेता का चुनाव कर दें। पाठ के जितने उपखंड होंगे उतने ही छात्र नेताओं की आवश्यकता पड़ेगी। प्रत्येक छात्र नेता अपने उपखंड के अध्यापन एवं अध्ययन हेतु अपनी सूझबूझ के अनुसार योजनाएं बनाते हैं तथा कार्यविधि निर्धारित करते हैं। ठीक है, जो कक्षा अध्यापक होते हैं वो छात्र नेताओं की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यविधियों की जांच करके अपनी स्वीकृति प्रदान करता है और कार्यकाल में छात्र नेता अपने उपखंड से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, वाद विवाद करते हैं, आलोचना समालोचना हेतु छात्रों को कहते हैं तथा छात्रों से उपखंड की किसी समस्या पर अपने विचार व्यक्त करने को कहते हैं। इस प्रकार जो छात्र नेता है वो उपखंड के संबंध में अपनी योजना के अनुसार कुछ भी कार्य करा सकते हैं। उसको हम ऐसे कह सकते हैं अंत में अपने शब्दों में कि यदि छात्र नेता कुछ अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करना चाहे कि वो एक्स्ट्रा बताना चाहता है तो वो कर सकता है और सबसे अंत में अध्यापक भी अपने विचार व्यक्त कर सकता है। कहीं ना कहीं हम दूसरी प्रणाली के अनुसार भी कि कक्षा में एक ही सभापति सचिव तथा कुछ समितियों का हमने क्या किया, संगठन बना लिया और प्रत्येक समिति को एक एक पाठ और एक एक खंड दे दिया और प्रत्येक समिति ने क्या किया, अपने अपने पाठ खंडों को विभक्त कर लिया और उसके संबंध में उन्होंने विस्तृत योजनाएं बनाई और इन पाठों को खंडों के संबंध से विभिन्न साधनों से उन्होंने क्या किया, सूचनाएं एकत्रित की और सूचनाएं एकत्रित करने के पश्चात वे अन्य समितियों तक वाद विवाद प्रश्नोत्तर तथा इसी प्रकार से जो भी अन्य विधियां हैं उन विधियों के द्वारा वो क्या कर सकते हैं, समाजीकृत अभिव्यक्ति का संगठन कर सकते हैं। और
इसमें हम प्रतियोगिता की भावना भी जागृत कर सकते हैं कि जितने विद्यार्थी होते हैं उनमें प्रतियोगिता की भावना आ जाएगी। और इसके लिए हम कक्षा को क्या करेंगे, कुछ समूह में विभक्त करेंगे और वही करेंगे, समूह को अलग अलग पाठ और पाठ के खंड दे दिए जाएंगे और अंत में अपने अपने निर्धारित और उपखंडों के संबंध में विभिन्न साधनों से अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करके हम कक्षा में आएंगे। और कक्षा में जो भी समूह बने होंगे, एक समूह क्या करते हैं, दूसरे समूह से उसके दिए गए पाठ या उपखंड से प्रश्न पूछते हैं। उत्तर दे पाने या न देने में सफल और असफल हो जाने पर क्या करते हैं, उस प्रकार से अंक दिए जाते हैं। और अंत में क्या होता है, अंत में जो समूह अधिक अंक प्राप्त करते हैं उसी को हम क्या घोषित करते हैं, उसी को हम विजय घोषित करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक दूसरे के प्रति समन्वय की भावना है, सहयोगिता का भावना है, उसका भी विकास होता है और परस्पर समावेशिता के साथ साथ वो अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने में सफल हो सकते हैं। इस प्रकार यदि हम अपने शब्दों में इसको व्यक्त करना चाहें तो उसको ऐसे बता सकते हैं कि समाजीकृत अभिव्यक्ति के विभिन्न संगठनों के अंतर्गत जो छात्र होते हैं वो प्रमुख ही रहते हैं। किस प्रकार से, क्योंकि वे ही समस्त क्रियाएं संपादित करते हैं तथा छात्र ही स्वयं अपनी कक्षा का संचालन करते हैं। और लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि अध्यापक के कुछ कर्तव्य नहीं रह जाते, है ना, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इस विधि के अंतर्गत जो अध्यापक हैं उनके कर्तव्य कहीं ना कहीं और अधिक बढ़ जाते हैं। किस प्रकार से बढ़ जाते हैं, क्योंकि कक्षा कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ही शिक्षक के कर्तव्य प्रारंभ हो जाते हैं। शिक्षक ही कक्षा का प्रमुख होने के नाते कक्षा की उन्नति, छात्रों में उचित सामाजिकता तथा आदर्श जागृत करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसलिए उसे अत्यंत दूरदर्शिता के साथ योजनाएं बनानी पड़ती है तथा उसे छात्रों तथा छात्रों की सामाजिक परिस्थितियों को समझना पड़ता है, क्योंकि इस प्रकार से जो ज्ञान है, ज्ञान के बिना सुउद्देश्य योजना बना पाना बड़ा कठिन होता है। योजना बनाने के पश्चात जब वास्तव में समाजीकृत अभिव्यक्ति की कक्षा प्रारंभ होती है ना, तो शिक्षक को और भी अधिक कार्य करना पड़ता है, क्योंकि उस समय वह एक पथ प्रदर्शक, सहायक, परामर्शदाता, संचालक तथा मापनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं ना, क्योंकि छात्र की त्रुटियों को वही सुधारते हैं तथा गलत रास्ते पर यदि कोई छात्र चले जाएं तो उनको सही रास्ते पर भी कौन लाते हैं, शिक्षक लाते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, जो समाजीकृत अभिव्यक्ति है इस विधि के अंतर्गत शिक्षक के महत्व को कम ना करके बल्कि और अधिक बढ़ाती है। और इस विधि की सफलता भी अध्यापक की योग्यता, कुशलता, नेतृत्व गुणों पर निर्भर करती है। अध्यापक किस प्रकार छात्रों के समूह को बनाता है, किस प्रकार कार्य का निर्धारण करता है, किस प्रकार पाठों को विभिन्न उपखंडों में विभक्त करता है, किस प्रकार छात्रों का निर्देशन करता है, आदि बातों पर इस पद्धति की सफलता निर्भर करती है। और इस विधि की उपरोक्त जो भी हमने विवेचना की है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इस विधि की प्रणाली को नियंत्रित और नियोजित करना। और सर्वाधिक जो कर्तव्य है वो अध्यापक का है। जैसे योजना बनाते समय अध्यापक को कई सारी तथ्यों का ध्यान रखना पड़ता है और उन्हीं के अंतर्गत योजना बनानी पड़ती है। जैसे शिक्षा के सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य, उपलब्ध साधन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों के बैठने की व्यवस्था, विशिष्ट उद्देश्य, उपलब्ध साधन, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, छात्रों का मानसिक स्तर, छात्रों की बैठने की व्यवस्था, विद्यालय तथा छात्रों की आर्थिक एवं सामाजिक दशाएं आदि। और इस विधि का अनुसरण करते समय जो अध्यापक होते हैं, अध्यापक को इस प्रणाली की अपेक्षा कक्षा तथा पाठ योजना पर अधिक ध्यान देना चाहिए। और अध्यापक का
जो कर्तव्य होता है उस कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए और अध्यापक ऐसा होना चाहिए जो किस पद्धति का किस समय प्रयोग करना चाहिए, कौन से समूह को किस प्रकार विभाजित करना है, कौन से पाठ को कितने उपखंडों में विभक्त करना है, ये सब भी इस पद्धति की सफलता पर निर्भर करती है। साथ ही साथ अध्यापक की गुणवत्ता पर भी, क्योंकि पूरी योजना कौन तैयार करते हैं? पूरी योजना अध्यापक तैयार करते हैं और अध्यापक की दिशा निर्देश में ही छात्र पूरा जो कार्य है वो कार्य संपन्न करते हैं। ठीक है। इसके पश्चात सामाजिकृत अभिव्यक्ति पद्धति के गुण, इसके कुछ गुण हैं और साथ ही साथ इसके दोष भी है और हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम गुण, सबसे पहले है जो गुण है, इस विधि के अनुसार शिक्षण कार्य करते समय शिक्षण कार्य में छात्र अधिक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे दिए गए शिक्षण कार्य के संबंध में अधिक से अधिक जानने की चेष्टा करते हैं, जिससे वे अन्य छात्रों द्वारा दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे सके। ये क्या है? इसके गुण हैं। नेक्स्ट, समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि उन सभी सामग्रियों, विधियों, समस्याओं तथा योजनाओं का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सकती है जिन्हें शिक्षण की अन्य पद्धतियों में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, ये विधि आत्म प्रदर्शन, आत्मविश्वास तथा चिंतन शक्ति का विकास करती है और आत्म प्रदर्शन इस विधि का महान गुण है। इस विधि द्वारा छात्र अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि छात्र को पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सके। नेक्स्ट, कक्षा का एक समूह प्रश्न पूछता है तथा समस्याएं उत्पन्न करते हैं, तो जो दूसरे समूह हैं वो प्रश्नों का उत्तर देते हैं और समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार क्या होता है? छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इस विधि के अंतर्गत छात्र योजनाएं बनाना सीख जाते हैं और नेता या सभापति अपने समूह को दिए गए कार्य के संबंध में स्वयं ही विस्तृत योजना बनाते हैं। जो छात्र हैं वो क्या सीख जाते हैं? इस प्रकार से वो योजित अध्ययन, जिसे हम प्लान स्टडी कहते हैं ना, वो सीख जाते हैं। ठीक है। तत्पश्चात जो छात्र हैं वो इस विधि के द्वारा कार्य निर्धारण को सुगम बनाते हैं और स्वयं सक्रिय रहकर विद्यालय नियंत्रण का उदासीकरण भी करते हैं। नेक्स्ट, ये विधि है छात्रों को पढ़ने तथा सीखने के लिए भली प्रकार से प्रेरित करती है। नेक्स्ट, इस विधि के अंतर्गत छात्र तथा शिक्षक के संबंध अत्यंत मधुर होते हैं। क्योंकि किस प्रकार से मधुर होते हैं? इस विधि में छात्रों में सहकारिता और सहयोगिता की भावना का विकास होता है और क्या होता है? एक समूह द्वारा पूछे गए प्रश्न का दूसरा समूह जो उत्तर है वो मिलजुल कर ही देते हैं और कोई भी कार्य है वो समूह में करते हैं। और जो छात्र हैं वो अध्यापक को बताने हेतु नहीं पढ़ता, वरन वो अपने साथियों को बताने हेतु पढ़कर आता है और इस प्रकार के समूह में अपना प्रभुत्व जमाने हेतु वह अधिक से अधिक पढ़कर आता है, जिससे वह विरोधी समूह द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अच्छे से अच्छे दे सके। और साथ ही साथ क्या होता है? जो विद्यार्थी होते हैं ना, उनकी पढ़ने में रुचि जागृत होती है और ये बात तो स्वतः सत्य है कि जहाँ रुचि हो वहाँ प्रेरणा स्वतः ही जागृत हो जाती है। इस प्रकार ये जो विधि है वो अन्य विधियों से अच्छी और उपयोगी विधि मानी गई है। ठीक है। तो इसके पश्चात समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के दोष, कि इस विधि के क्या दोष है। इस विधि के मुख्य दोष हैं, जैसे सर्वप्रथम है ये विधि शिक्षक के महत्व को बिल्कुल ही कम कर देती है, क्योंकि कक्षा में शिक्षक की उपयोगिता वहाँ पर होते हुए भी नहीं होती है। शिक्षक क्या करते हैं? वहाँ पर
सिर्फ जो योजना है उसके अनुसार कार्य करते हैं, छात्रों को समूह में बांट देते हैं। तत्पश्चात एक समूह दूसरे समूह से प्रश्नोत्तर करते हैं और स्वयं ही अपनी समस्या का समाधान करते हैं। ऐसा करने से कभी कभी कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है और इस विधि में सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो वाणिज्य की संपूर्ण विषय वस्तु है। लेकिन इस विधि द्वारा हम वाणिज्य की संपूर्ण विषय वस्तु को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि इसमें वही है, एक समूह दूसरे समूह से क्या करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं और इसलिए वो जो पाठ है उसको उपखंडों में विभक्त करके आते हैं। साथ ही साथ इसके दोष ये भी हो सकते हैं कि कभी कभी कक्षा में व्यर्थ के क्या होते हैं, वाद विवाद होते हैं, झगड़ा द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। जो छात्र होते हैं वो जो विषय हैं उनको छोड़कर इधर उधर का वाद विवाद करते हैं और उससे अपने नष्ट समय को वो नष्ट करते हैं। फिर सभी छात्र कार्य संचालन में समान रूप से भाग लेंगे, ये संभव नहीं है। और ऐसा भी होता है कि कक्षा कार्य संचालन केवल कुछ गिने चुने छात्र ही भाग लेते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं या इस प्रकार के जो दोष हैं वो समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि के दोष हैं, क्योंकि अध्यापक जो दिशा निर्देश देते हैं, उचित निर्देशन देते हैं और अंतिम समापन उनका क्या होता है, भाषण होता है कि वो कुछ भी कह सकते हैं, तो सफलतापूर्वक वो अपने कार्य को कभी संपन्न नहीं कर पाते। किस लिए? क्योंकि छात्र पथ भ्रष्ट हो जाए और इस विषय की शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त ना कर सके। इसलिए भी कभी कभी जो छात्र होते हैं वो अपने विषय से हटकर अन्य विषय पर वाद विवाद करने लग जाते हैं और जो अध्यापक है वो अपने जो कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा के अनुसार ही उसका क्या करते हैं, समापन भाषण के द्वारा करते हैं, जो क्या है, इस विधि का एक बहुत बड़ा दोष है। इसीलिए ये विधि अगर इस दोष को दूर नहीं किया गया तो क्या होगा, इस विधि के द्वारा जो भी बालक होगा वो जिस विषय के बारे में जानना चाहेगा वो उस विषय के बारे में अधिक ज्ञान अर्जन करने में सक्षम नहीं हो सकते और कहीं ना कहीं उनका जो सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण विकास भी होना असंभव हो जाता है। ठीक है, फिर इसको दूर करने के लिए कुछ सुझावों का हमें अनुकरण करना चाहिए। वो सुझाव इस प्रकार से हैं, जैसे जो अध्यापक है उसको ये चाहिए कि वे समूह निर्माण तथा कार्य निर्धारण सावधानी से करे। क्यों? क्योंकि जब भी वो ऐसा करे, इस समय जो अध्यापक है वो छात्रों के मानसिक स्तर, उनकी आर्थिक और सामाजिक अवस्थाएं तथा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पूर्ण से ध्यान रखे और तत्पश्चात वो क्या करे, समूह निर्माण और कार्य निर्धारण करे। नेक्स्ट, वाणिज्य अध्यापक के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वह एक ही समय में एक ही पद्धति को अपनाए। किस लिए? क्योंकि अच्छे परिणाम के लिए उसे इस विधि के साथ ही अन्य विधियों का भी सहारा लेना चाहिए और लेना होगा, क्योंकि हमेशा यही स्वाभाविकता उपयोगी नहीं है कि हम एक ही विधि के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, वरन अगर उपयोगिता है और हमें अच्छे परिणाम चाहिए तो इसके साथ साथ हमें अन्य विधियों का भी उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, जो अध्यापक है उनको यह आवश्यकता है कि छात्रों को कक्षा का कार्य में समान रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करें, जिससे सभी छात्र समान रूप से सक्रिय रह सके और सक्रिय रहकर ही वो सीखने को तत्पर रह सके। नेक्स्ट, इस विधि का प्रयोग केवल कुशल और दक्ष अध्यापकों को ही करना चाहिए। जो कुशल हैं और जो इसमें दक्षता हासिल कर रखी है उन्हीं अध्यापकों को करना चाहिए, क्योंकि इस विधि का प्रयोग भी स्वतः सभी अध्यापक नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां और समय ऐसे होते हैं कि इस विधि का प्रयोग करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तत्पश्चात
कमज़ोर छात्रों को हमें विशेष सुविधाएं प्रदान करनी होंगी, जिससे जो बालक होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना, क्लास में ऐसे बालक होते हैं कुछ झिझकते हैं, कुछ शंका में रहते हैं तथा कुछ लचीले होते हैं। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उनकी मुख्य भूमिका ये होती है कि बालकों को ऐसे अवसर देने चाहिए जिससे उनकी झिझक और शंका दूर हो सके। साथ ही साथ वो उस प्रकार के जो भी सहभागिता से संबंधित कार्य कराई जाए, जो सीखने से संबंधित कार्यक्रम का आयोजन किया जाए, उसमें वो सहभागिता कर सके और झिझक और शंका को दूर कर वो भी सीखने के लिए तत्पर हो सके। ठीक है। और सबसे अंत में कि इस प्रकार से जो भी व्यर्थ और असंबंधित वाद विवाद है उसको प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा होता है और कभी कभी क्लास में यदि ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो जो अध्यापक है उसका मुख्य दायित्व होता है कि वो अपने कुशल निर्देशन के द्वारा उसे विषय से संबंधित कर दे और विषय से संबंधित करने के पश्चात अपने विचारों द्वारा उस वाद विवाद को वो वहीं पे समाप्त कर दे। ऐसा करने से क्या होगा, जो अध्यापक होंगे वो छात्रों को कक्षा कार्य में अगर इस प्रकार की अनुशासनहीनता उत्पन्न होगी तो वो दूर करने में सक्षम हो सकते हैं तथा साथ ही साथ वो समस्त छात्रों को कक्षा के कार्य में समान रूप से अपने विषय के प्रति भाग लेने के अवसर समान रूप से प्रदान करें, जिससे सभी छात्र उस व्यर्थ के वाद विवाद से बचकर समान रूप से सक्रिय होकर उस योजना में सहभागिता करें। सहभागिता करने के पश्चात वो क्या कर सके, मिलजुल कर जो भी कार्य दिया गया है अध्यापक के द्वारा उसे रुचि के साथ संपन्न करें। और जहाँ रुचि होती है वहाँ स्वाभाविक है कि प्रेरणा भी उत्पन्न होगी और इस प्रकार से उनके द्वारा जो भी वो सीखेंगे वो अधिक उनके लिए क्या होगा, संचय होगा और इसके द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होगा और अध्यापक तथा साथ ही साथ छात्र के मध्य जो संपर्क है वो संपर्क अत्यंत मधुर और उच्च स्तर के होंगे। ओके, थैंक यू क्लास।